हो आप सब लोग। आज हम अपने इस क्लास में समस्या मुक्त भारत संगठन के तहत जो ई लर्निंग क्लासेस दी जा रही हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज भारत के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक गांव के सभी स्टूडेंट कंपटीशन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी भारत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां एक एजुकेशन, एक अच्छे पोर्टल, एक अच्छे माध्यम से नहीं पहुंच पा रही है। तो हम समस्या मुक्त संगठन भारत संगठन के माध्यम से ऐसे बच्चे जो कि शिक्षा से वंचित हैं या पैसे के अभाव में शिक्षा से दूर हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। यह शिक्षा आपकी कंपटीशन एवं एकेडमिक दोनों क्लासों पे उपलब्ध कराई जाएगी। आज हम समस्या मुक्त भारत संगठन के तहत अपनी इस क्लास में पॉलिटिकल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्लास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, चाहे एग्जाम अपना यूपीएससी लेवल का हो चाहे आरपीएससी लेवल का हो, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आने वाले पेपरों को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन एवं पॉलिटी से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट और ऐसे टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरा एक मानना है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट के बेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आज से पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, पॉलिटिकल पढ़ी होगी, लेकिन आज हम इस क्लास के माध्यम से सबसे पहले सब्जेक्ट के बेस को क्लियर करेंगे। दोस्तों मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है संविधान। सबसे पहले बात यह आती है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। कोई अगर आपसे ये पूछे कि भाई संविधान होता क्या है, संविधान का मतलब क्या है, संविधान कहते किसे हैं, क्या है संविधान, तो सबसे पहले संविधान के बारे में मैं आपको बता दूं, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान, सम का यहां अर्थ होता है समान और विधान का यहां अर्थ होता है कानून या विधि। अब बेसिक बात में आप एक बार चीज समझ गए होंगे कि सम प्लस विधान यानी सभी के लिए समान कानून या समान विधि व्यवस्था क्या कहलाता है, आपका संविधान कहलाता है। कि संविधान का बेसिक अर्थ है सभी के लिए समान कानून व्यवस्था, और इस समान कानून व्यवस्था में देश को चलाने वाला वह संपूर्ण राष्ट्रतंत्र आता है जो एक देश के शासन को चलाने में अति आवश्यक होता है। अब दोस्तों संविधान को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशंस बोला जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो शब्द है, जो वर्ड है, वो आखिर कहां से आया है या कहां से लिया गया या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से कहां से हुई है। तो दोस्तों अपना एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा ज्योग्राफी में, दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला। यहां अभी तक सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जिस देश ने दिया वेनेजुएला, और इसी वेनेजुएला है उसके नाम के आधार पर ही दक्षिण अमेरिका काफी प्रसिद्ध है। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक भाषा बोली जाती है जिस भाषा का नाम है लैटिन भाषा। क्या बोली जाती है दोस्तों, लैटिन भाषा बोली जाती है। और इस लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका नाम है कॉन्टिस यूरे। क्या है, कॉन्टिस यूरे। दोस्तों इस कॉन्टिस यूरे शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है व्यवस्थित करना। क्या होता है, व्यवस्थित करना। कोई आपसे पूछ ले कि कॉन्टिस यूरे शब्द का मतलब क्या है, तो कॉन्टिस यूरे शब्द का मतलब है व्यवस्थित करना। मैं यहां लिख देता हूं, याद रहेगा। इसका अर्थ होता है व्यवस्थित करना। कॉन्टिस यूरे शब्द का अर्थ क्या है, व्यवस्थित करना। और ऐसे कॉन्टिस यूरे शब्द से एक शब्द बना है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, संविधान बोला जाता है। देखो दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी कभी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो
उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उससे जुड़ी चीजों को जोड़कर देखना। मैंने अभी आपको एक शब्द बताया, ओनली संविधान। संविधान के बाद मैंने बताया कि इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है और वह शब्द कहां से लिया गया है, उसका अर्थ क्या है। तो ये एक दूसरे से जुड़ी चीजें हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन से अक्सर आते हैं। कोई पूछ ले भाई संविधान क्या है, सम प्लस विधान। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून। सभी के लिए समान कानून व्यवस्था क्या कहलाती है, संविधान कहलाती है। अब बात क्या आती है, इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशंस। अब कॉन्स्टिट्यूरे शब्द क्या है, कॉन्स्टिट्यूरे एक लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा कहां बोली जाती है, दक्षिण अमेरिका में बोली जाती है। दक्षिण अमेरिका की लैटिन भाषा का कॉन्स्टिट्यूरे शब्द जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित करना, और इसी कॉन्स्टिट्यूरे से बना है संविधान। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी एक बेस को लेकर। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको संविधान से संबंधित करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से है, या संविधान जैसी एक व्यवस्था सर्वप्रथम हमें कहां देखने को मिलती है। कई बार पूछा जाता है दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान, लेकिन मैं आपसे यहां सबसे प्राचीन संविधान नहीं पूछूंगा। मैं आपसे यह पूछूंगा कि संविधान जैसी मानसिकता का विकास या संविधान जैसी एक व्यवस्था का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था। देखो दोस्तों, प्राचीन काल में अपने एशिया महाद्वीप एक सभ्यता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया काफी प्राचीन सभ्यता रही है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दो नदियों के किनारे विकसित हुई है। एक का नाम है दजला, एक का नाम है फरात। ये दोनों ही नदियां वर्तमान में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक राजा हुआ है जिसका नाम है हम्मुराबी। क्या नाम है दोस्तों, हम्मुराबी। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक शासक, एक राजा, एक प्रधान, एक संचालक हुआ था जिसका नाम था हम्मुराबी। एक बार हम्मुराबी जी के मन में एक विचार आया कि यार मेरे देश को, मेरे शासन में, मेरी व्यवस्था को चलाने में मैंने कई सारे नियम बना रखे हैं और इन नियमों की सहायता से मैं एक अच्छा अपना शासन चलाता हूं। क्यों ना इन कानूनों को, इन नियमों को किसी बड़ी चट्टान पर लिखा दिया जाए, ताकि मेरे शासन के प्रत्येक नागरिक को यह पता हो कि आखिर मेरे देश में, मेरे राज्य में कौन कौन से नियम लागू हैं। तो उसने क्या किया कि अपने देश की एक बहुत बड़ी चट्टान पर अपने शासन में काम आने वाले सभी नियमों को लिखा दिया, नियमों को लिखा दिया और इस चट्टान का नाम रख दिया हम्मुराबी विधि संहिता। क्या नाम रख दिया दोस्तों, हम्मुराबी विधि संहिता। अच्छा देखो, विधि संहिता का मतलब होता है कानून की व्यवस्था या एक ऐसी शब्दावली जिसमें कानून के नियम लिखे हों। और इसको हम्मुराबी क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो किया था मेसोपोटामिया के राजा हम्मुराबी ने। और पहली बार दुनिया के सामने लिखित रूप से नियमों की एक शब्दावली, एक वंशावली, एक आधार, एक खाका तैयार हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान है उसकी मूल पृष्ठभूमि मेसोपोटामिया है और इस संविधान की मूल उत्पत्ति जो है वो हम्मुराबी विधि संहिता से हुई है। अच्छा दोस्तों, इस हम्मुराबी विधि संहिता के बारे में मैं आपको एक रोचक बात बता देता हूं कि हम्मुराबी विधि संहिता है ना, जो वो हम्मुराबी विधि संहिता एक सिद्धांत पर काम करती थी, जिस सिद्धांत को बोला जाता था जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। कैसे, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पीटा है। भाई कैसे पीटा है भाई, कि डंडों से पीटा है, कि चौराहे पे ले आके भाई इसकी भी डंडे से मार डालो, ये कानून है। जो व्यक्ति जैसा जुर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसे सजा दी जाएगी। ये व्यवस्था कहलाती थी जैसे को तैसा व्यवस्था, जो किसमें संचालित थी, हम्मुराबी विधि संहिता में। क्वेश्चन आ जाए कि हम्मुराबी विधि संहिता का मूल सिद्धांत क्या था, तो हम्मुराबी संहिता का मूल सिद्धांत था जैसे को तैसा। क्या था दोस्तों, जैसे को तैसा। तो दोस्तों ये तो हो गई संविधान की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें। अब देखो दोस्तों, एक बात आती है कि आधुनिक विश्व में या आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान
आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान। तो देखो तो आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान है वो अमेरिका का माना जाता है। किसका माना जाता है? अमेरिका का, जो 1789 में लिखा गया था। और ये वर्तमान में विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना। सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है। सबसे प्राचीन, आधुनिक प्राचीन संविधान कहलाता है। कब बना है? 1789 में बना है। कब बना है दोस्तों? 1789 में। अच्छा दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी, यहां तक मेरा मानना है। एक बड़ा ही नॉर्मल से फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, और इन्हीं फैक्टों के अंतर्गत अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों हम यहां थोड़ी बात करेंगे संविधान के प्रकारों को लेकर। किसको लेकर? संविधान के प्रकारों को। अक्सर कई बार क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि भाई आखिर संविधान कितने प्रकार का होता है, या संविधान का मूल आधार है वो क्या होता है। तो देखो दोस्तों, संविधान का जो मूल आधार है वो मुख्य रूप से 2 चीजों पर डिपेंड करता है कि दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर संविधान, दूसरा राजनीति की प्रकृति के आधार पर संविधान। कि संविधान कितने प्रकार के हैं मूल रूप से, कि अगर हम संविधान की बात करें विशेषताओं की, तो संविधान को मूल रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो देखो, संविधान को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है। दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, मतलब कि आखिर जो हमारा संविधान है डॉक्यूमेंटली किस रूप में फैली है वो, कि आखिरकार हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या है, यानी उसकी दस्तावेज हमारे पास क्या है। तो देखो, प्रकृति अगर हम देखें दस्तावेज के आधार पर संविधान की, तो वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है लिखित, एक होती है आलिखित। एक होती है लिखित, एक होती है आलिखित। लिखित संविधान वह संविधान जो वर्तमान में हमारे पास लिखित में है, वह संविधान जो वर्तमान में हमारे पास लिखित में है, वो संविधान क्या कहलाता है? लिखित संविधान कहलाता है। दोस्तों, क्या कहलाता है वो संविधान? लिखित संविधान कहलाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत का संविधान। किसका संविधान? भारत का संविधान। ठीक है ना। अमेरिका का संविधान, ये सभी संविधान कैसे हैं? लिखित हैं। भारत का संविधान, जिसे हम वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? भारत के संविधान को बोला जाता है। सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। दोस्तों, आज एक रियलिटी अगर मैं आपको कंपटीशन की बताऊं, तो वर्तमान कंपटीशन की रियलिटी ये है कि अगर आज आपको एक क्लर्कली क्वेश्चन एग्जाम पास करना है, एक राजस्थान पुलिस का एग्जाम पास करना है, तैयारी एसआई की करनी पड़ेगी, तैयारी उससे अपर लेवल की करनी पड़ेगी। कंपटीशन ऐसा है कि अगर आप सिर्फ ये सोचो कि आप अपने बेस को लेकर कंपटीशन फाइट कर लो, नहीं हो सकता। एक राजस्थान पुलिस का पेपर पास करने के लिए आपको तैयारी एसआई की करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उस पेपर को फाइट कर सकते हो कि कंपटीशन है। अब बच्चों को सबको रटा हुआ है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा कि भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसने बोला है? क्वेश्चन अच्छा है, आया भी है एग्जाम में। तो दोस्तों, अपने एक राजनीतिज्ञ हैं जिनका नाम है आइवर जेनिंग्स। क्या नाम है? आइवर जेनिंग्स। ध्यान रखना, नाम क्या है दोस्तों? आइवर जेनिंग्स। और आइवर जेनिंग्स वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि भाई भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके द्वारा बोला गया है? आइवर जेनिंग्स के द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया है? आइवर जेनिंग्स के द्वारा भारत के संविधान को सबसे बड़ा लिखित संविधान बोला गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अच्छा, दोस्तों एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है, भारत के संविधान को किसने लिखा है? कि भारत का जो संविधान है वो लिखा किसके द्वारा गया है? मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान की जो मूल कृति है, या इसका मूल जो एक ढांचा है, वो वर्तमान में अपनी संसद भवन में हाइड्रोजन बॉक्स में रखा हुआ है। और इस
संविधान को जो लिखने का काम किया गया था वो किया गया था प्रेम बिहारी उर्फ राय जादा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? प्रेम बिहारी उर्फ राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण उर्फ राय जादा उनका पूरा नाम था। इनके परिवार में इनके पिताजी दादाजी ये शुरू से कैलियोग्राफी का काम करते आए थे। तो हमारे संविधान को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जो लिखा गया है उसको हैंडराइट करने का जो काम दिया गया था वो प्रेम बिहारी नारायण उर्फ राय जादा को दिया गया था। और भारत के संविधान का लेखक जो बोला जाता है वो प्रेम बिहारी उर्फ राय जादा को बोला, नारायण राय जादा को बोला जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। क्वेश्चन आ सकता है द राइटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेम बिहारी नारायण उर्फ राय जादा, इनको भारत के संविधान का क्या बोला जाता है? लिखित करता है, यानी इन्होंने ही उसको लिखा है। उनकी जो मूल कृति है इन्हीं की हैंडराइटिंग में लिखी हुई है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो। और सबसे अच्छी और रोचक बात इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने संविधान लिखकर तैयार किया और भारत सरकार के द्वारा इनसे ये पूछा गया कि भाई आपको संविधान लिखने के एवज में वेतन क्या दिया जाए, क्या आप हमें ये बताइए भाई, आपने संविधान लिख के तैयार तो कर दिया लेकिन अब कितना वेतन आप लेना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला कि मुझे इस संविधान को लिखने के लिए किसी भी वेतन की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं संविधान के प्रत्येक पेज पर अपना नाम लिखूं और संविधान के लास्ट पेज पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखूं। तो दोस्तों आज भी संविधान की जो मूल कृति है उस पर प्रत्येक पेज पे प्रेम बिहारी नारायण उर्फ राय जादा जी के सिग्नेचर हैं और लास्ट वाले पेज पर उनके और उनके दादाजी का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहीं से कि भारत के संविधान को डेकोरेट किसने किया है, सजाया किसने है? भारत के संविधान को द डेकोरेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण उर्फ राय जादा जी की शिष्य हैं नंदलाल बासु। कौन है? नंदलाल बासु। नंदलाल बासु जी को भारत के संविधान का सजावट करता, द डेकोरेटेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूटर बोला जाता है। किसको? नंदलाल बासु जी को, जो किसके शिष्य थे? प्रेम बिहारी नारायण उर्फ राय जादा जी के। तो दोस्तों कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब है अलिखित संविधान। कैसा संविधान? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान का मतलब है कि दोस्तों ऐसा संविधान जिसको लिखा नहीं गया, जो लिखा हुआ नहीं है, वह संविधान उस देश की जनता के नैतिक कार्यों में, उस जनता की सोच में, उस जनता के विचारों में निहित है। ऐसा संविधान अलिखित संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? अलिखित संविधान कहलाता है। मतलब ऐसा संविधान जिसको डॉक्यूमेंटरी रूप में फेर ही नहीं किया गया, लिखा ही नहीं गया, सिर्फ उसको अपने देश की शासन व्यवस्था के ढांचे में डाल दिया गया है। और ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें उस संविधान को मूल रूप से समाहित करके चलाया जाता है, वो संविधान अलिखित संविधान कहलाता है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेट ब्रिटेन का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, इजराइल का संविधान, सऊदी अरब का संविधान। ये सारे संविधान कैसे हैं? अलिखित है। कैसे हैं दोस्तों? अलिखित संविधान है। तो ये मूल रूप से दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर संविधान कितने प्रकार के हो गया? दो, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करेंगे राजनीति की प्रकृति के आधार पर। राजनीति की प्रकृति देखो, इसको जरा समझने की कोशिश करना। राजनीति की प्रकृति के आधार का मतलब है कि संविधान के द्वारा जिस देश का शासन चलाया जा रहा है, संविधान के द्वारा जिस देश का शासन चलाया जा रहा है, उस देश के शासन को चलाने में संविधान की क्या भूमिका है। जैसे कि मैंने अभी यहां लिखा है एकात्मक संविधान। कैसा? एकात्मक संविधान। इसको जरा ध्यान से समझना, एकात्मक संविधान क्या होता है। देखो, एकात्मक संविधान का मतलब होता है जिस संविधान में शासन की सारी शक्तियां एक ही केंद्र बिंदु पर केंद्रित होती हैं। एकात्मक का मतलब समझ रहे हो कि जिस संविधान में शासन की सारी शक्तियां एक ही केंद्र बिंदु पर केंद्रित होती हैं, ऐसा संविधान एकात्मक संविधान कहलाता है। कैसा संविधान कहलाता है? एकात्मक संविधान कहलाता है। संघीय संविधान क्या कहलाता है? संघीय संविधान का मतलब है कि ऐसा संविधान जिसमें शासन की शक्तियां एक स्तर पे केंद्रित ना होकर सभी स्तरों पे केंद्रित हो। जैसे अगर अपन अपने भारत की बात करें,
केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत फिर और भी कई सारे आपके उपक्रम चलते हैं, इन सब पर शासन को डिवाइड किया गया है। तो शासन एक स्तर से चलकर सभी स्तरों पे अपनों आपस में बटा हुआ है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? संघीय संविधान व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? संघीय संविधान व्यवस्था। तो ध्यान रखना दोस्तों, संविधान प्रकृति दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 2, लिखित और अलिखित। ये दोनों मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। दूसरी बात, राजनीति की प्रकृति के आधार पर हम बात करें तो राजनीति की प्रकृति मतलब संविधान के द्वारा शासन की चलाने की प्रकृति के आधार पर। तो एकात्मक यानी जिसमें शासन का केंद्र बिंदु एक ही स्तर होता है, एक ही स्तर से शासन को चलाया जाता है, वो एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। संघीय संविधान व्यवस्था, संघीय मतलब जिसमें शासन को एक स्तर से ना चलाकर अलग अलग स्तरों से उसको एक तरह से डायरेक्ट किया जाता है, चलाया जाता है, वो कहलाती है आपकी संघीय संघीय संविधान व्यवस्था। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होगी, है ना। अब बात हम आगे अब जिस टॉपिक पे करने वाले हैं वो बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक कैसे है कि अब हम बात ये करेंगे मूल रूप से भारत के संविधान की, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मूल टॉपिक है, जो एक तरह से मोस्टली हम जिस पे बात आज हम कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे। तो आज हम इससे आगे जो मैं आपको समझाऊंगा वो ये समझाऊंगा भारत के संविधान के बारे में। ये तो हमने एक बेसिकली संविधान शब्द और उससे जुड़े कुछ पहलुओं की बात की थी। अब अपना जो टॉपिक होगा वो अपना टॉपिक ये होगा कि आखिर हम अब भारत के संविधान में किस प्रकार के विवरणों को पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, भारत का संविधान जैसे मैंने बताया, आइवर जेनिंग्स ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोला है। क्या बोला है इसे? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। किसको? भारत के संविधान को। किसने बोला है? आइवर जेनिंग्स ने। अब इतना बड़ा संविधान है, कैसे बना, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आया, ये सारे पहलू अब हम यहां देखेंगे। देखो दोस्तों, संविधान के बारे में हम जान चुके हैं, अब हम यहां बात करेंगे भारत के संविधान की। किसकी बात करेंगे? भारत के संविधान की। तो सबसे पहले भारत के संविधान में मैं आपको समझाऊंगा भारत के संविधान का विकास आखिर कैसे बना। दोस्तों कभी आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि अंग्रेजों ने भारत पे 190 साल शासन किया। 190 साल के शासन में बहुत सारी भारत की स्थितियों को उन्होंने बदला, चेंज किया। बहुत सारा भारत का शोषण भी किया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो यहां से वो अपने देश ले गए, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में एक छोटी सी चीज वो हमारे देश को देके गए, और वो चीज थी संविधान का विकास। एक संविधान शब्द, एक संवैधानिक व्यवस्था, ये जो भारत के अंदर आई है, ये मुख्य रूप से आज जो कारण है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन। क्योंकि दोस्तों भारत के संविधान का जो विकास हुआ था ना, बाद में भले ही भारत के संविधान सभा ने मिलकर इसको कंप्लीट किया हो, लेकिन इसकी एक शुरुआत जो की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। देखो कैसे, मैं आपको एक बात बताता हूं। बात थी 1600 ईस्वी की। कब की बात थी? 1600 ईस्वी की। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में एक कंपनी बनी, ब्रिटेन में एक कंपनी बनी जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रखा गया दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब जरा मैं आपको बता देता हूं कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण है वो एक व्यापारियों का समूह था जिसका नाम था एडवेंचर मर्चेंट। क्या नाम था दोस्तों? एडवेंचर मर्चेंट नामक एक व्यापारियों का संगठन था, और इस एडवेंचर मर्चेंट नामक व्यापारियों के संगठन ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। इस कंपनी का मूल उद्देश्य था व्यापार करके अधिक से अधिक धन लाभ कमाना। इस कंपनी को चलाने के लिए, या मुख्य रूप से जो ये कंपनी चलाई जाती थी, उस कंपनी को चलाने के लिए एक सिस्टम था कि इस कंपनी में कुल 25 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 25 सदस्य थे। इसको चलाने, इस कंपनी को
चलाने में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? 25 सदस्य थे। और इस 25 सदस्यों के अंदर एक होता था इसका डायरेक्टर। कौन होता था इसका? एक होता था इसका डायरेक्टर, और बाकी के जो थे वो सब होते थे इसके सदस्य। कौन होते थे दोस्तों? इसके सदस्य होते थे। अच्छा, अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में एक बात और बता दूं कि यह भारत में आने वाली कोई पहली विदेशी कंपनी नहीं थी। इससे पहले और भी कई कंपनियां आई थी, लेकिन इस कंपनी ने भारत की शासन व्यवस्था को मुख्य रूप से प्रभावित किया था। ऐसा बताया जाता है कि एडवेंचर मर्चेंट जो व्यापारी थे उनका मूल उद्देश्य था भारत के दक्षिण एशियाई देशों से धन कमाना, और दक्षिण एशियाई देशों से धन कमाने के उद्देश्य से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 25 सदस्य थे, और इनका एक संगठन था जिसे बोला जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला जाता था दोस्तों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान से देखना दोस्तों, इसको क्या बोला जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक तरह का एक आप संगठन मान लो जिसमें 25 टोटल सदस्य हैं, जिनमें एक डायरेक्टर अध्यक्ष होगा और 24 के सदस्य होंगे। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी किसका संचालन करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके प्रति जवाबदेह थी? ईस्ट इंडिया कंपनी किसके प्रति जवाबदेह थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए जवाबदेह थी। किसके प्रति? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति जवाबदेह थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसका संचालन कौन करते था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक 25 व्यापारिक सदस्यों का संगठन था जिसका एक अध्यक्ष होता था और 24 इसके सदस्य होते थे, और ये मिलकर किसे चलाते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वह अपने व्यापार को इंग्लैंड के बाहर के देशों से भी संचालित करे, और इसके लिए उसने सबसे अच्छा उदाहरण लिया, सबसे अच्छा मौका देखा दक्षिण एशियाई देश। क्यों? क्योंकि यहां कच्चा माल प्रचुर मात्रा में था। कच्चे माल को पक्के माल में बदलकर बेचने के लिए एक अच्छा मार्केट, एक अच्छा बाजार था। तो उनको लगता था कि दक्षिण एशियाई देश उसके व्यापार के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। उस समय जो ब्रिटेन का शासन था, उस ब्रिटेन के शासन में रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था कि अपनी मर्जी से मन किया और व्यापार करने चले गए। नहीं, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति चाहिए थी एलिजाबेथ प्रथम की। एलिजाबेथ प्रथम के बाद जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहुंचा और उसने बताया कि भाई हम दक्षिण एशियाई देशों से व्यापार करना चाहते हैं, तो एलिजाबेथ ने बोला कि भाई व्यापार तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको ब्रिटिश राजस्व में कुछ कर, चाहे आप उसको व्यापारिक कर मान लो या अन्य कर मान लो, आपको कुछ पैसा ब्रिटिश राजस्व में देना होगा, और इस नियम के आधार पर आप भारत या दक्षिण एशियाई देशों से व्यापार कर सकते हो। बताया जाता है दोस्तों कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्ष का अनुमति पत्र लिया था। कितने वर्ष का लिया था? 15 वर्ष का अनुमति पत्र, 15 वर्ष का एक व्यापारिक अनुमति पत्र लिया था। क्या लिया था? व्यापारिक अनुमति पत्र लिया था। और इस व्यापारिक अनुमति पत्र के साथ वह व्यापार करने, क्या करने? व्यापार करने कहां आए थे? भारत आए थे। कब आए थे? 1601 ईस्वी में। कहां आए थे दोस्तों? 1601 ईस्वी में। और 1601 ईस्वी में आने के बाद उन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो लगाई थी वो कहां लगाई थी? सूरत में लगाई थी। कहां लगाई थी? सूरत, यानी गुजरात में लगाई थी। और यहीं से शुरू होता है भारत के संविधान का विकास। ये अनुमति पत्र जो है ना, इससे बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा आपने सुना होगा, इंग्लैंड का एक शहर मैग्ना कार्टा, जिसे मौलिक अधिकारों का उद्भव क्षेत्र बोला जाता है। और ऐसा ही कुछ अधिकार, एक आधिकारिक पत्र जो एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, तो इस कारण इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा।
और पहली बार भारत में ऐसा हुआ था कि कोई लिखित प्रारूप, एक खाका, एक पहली बार लिखित में एक फैरी रूप से कोई नोटिस किसी के लिए उपलब्ध किया गया था, एक दिया गया था। तो यही कारण है कि इस 15 वर्ष के व्यापारिक पत्र को भारत के संविधान का एक उद्भव पत्र भी बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या कि 15 वर्ष का व्यापारिक पत्र लेकर शासन शुरू हो गया, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका शुरू हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब दोस्तों था क्या, देखो समय आया 1713 ईस्वी। किसका समय है? 1713 ईस्वी का एक समय है। 1713 ईस्वी में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार भारत में अपने पैर मजबूत कर रही है। लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को भारत में मजबूत स्थिति में स्थापित कर रही है। धीरे धीरे उसने क्या देखा कि अब हमें भारत में व्यापार के साथ साथ यहां की राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित करना है, मतलब यहां की राजनीतिक स्थिति को भी अपने अनुरूप बनाना है। तो उसने क्या किया, उस समय देखो भारत में 3 क्षेत्र थे जो मुख्य रूप से व्यापारिक क्षेत्र थे। मद्रास, कौन सा? मद्रास, जिसे वर्तमान में अपन चेन्नई कहते हैं। बंबई, गुजरात और महाराष्ट्र का मिला हुआ भाग, और बंगाल, जिसमें वर्तमान का पूरा पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश शामिल है। ये 3 मूल केंद्र थे। ये क्या थे? 3 मूल केंद्र थे, मद्रास, बंबई और बंगाल। इन तीनों क्षेत्रों में उसने क्या किया, अपना एक एक गवर्नर नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया दोस्तों? एक एक गवर्नर नियुक्त कर दिया, गवर्नर, है ना। कब? 1713। इसको 1713 का चार्टर एक्ट भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है इसको? 1713 का चार्टर एक्ट। देखो दोस्तों, चार्टर एक्ट के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का हिंदी अर्थ होता है राजलेख। चार्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है? राजलेख। मतलब ये जितने भी एक्ट हैं, आधिकारिक पत्र हैं, ये सब कहां से आ रहे हैं? ब्रिटेन के शासन से। कहां से आ रहे हैं? ब्रिटेन के शासन से, ब्रिटेन के राजा के द्वारा। और इसी कारण इनको बोला गया है चार्टर, मतलब राजलेख। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के शासन से बोला कि भाई हमें और अधिकार चाहिए भारत में अपने व्यापार को चलाने के लिए, तो उसने एक एक्ट पारित किया जिसे 1713 का चार्टर एक्ट बोला जाता है। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, बंबई और बंगाल, इन तीनों क्षेत्रों में अपना एक एक गवर्नर नियुक्त किया। और उस गवर्नर को यह अधिकार दिया गया कि वह वहां पर अपनी मर्जी से व्यापारिक नियम बना सकता है, अपनी मर्जी से उन नियमों को लागू कर सकता है और अपनी मर्जी से उस क्षेत्र की शासन व्यवस्था में बदलाव भी कर सकता है। तो भारत में जो सबसे पहला एक चार्टर एक्ट था वो था 1713 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत बंबई, मद्रास और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया? एक एक गवर्नर नियुक्त किया गया। दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत? आगे अब हम बात करेंगे भारत में आने वाले अन्य एक्टों की। इनकी बात करेंगे भारत में आने वाले अन्य एक्टों की। तो देखो दोस्तों, 1713 के बाद भारत में आने वाला एक प्रमुख एक्ट, जिसको बोला जाता है 1773 का रेगुलेटिव एक्ट। काफी चर्चित एक्ट है, सुना भी होगा आपने इस एक्ट के बारे में। रेगुलेटिव एक्ट, रेगुलेटिव एक्ट इसको बोला क्यों जाता है? रेगुलेटिव मतलब शासन को रेगुलर करने वाला अधिनियम, शासन को नियमित रूप से, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने वाला नियम, वो कहलाता है रेगुलेटिव एक्ट। देखो बात क्या थी? बात थी 1773 की। कब की बात थी दोस्तों? 1773। 1773 में मुख्य रूप से इस एक्ट के अंतर्गत एक शब्द निकल के, एक बात निकल के आई थी कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्रमबद्ध रूप से, नियमित रूप से, सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। तो इसका नाम दिया गया रेगुलेटिव एक्ट। क्या नाम दिया गया? रेगुलेटिव एक्ट। उस समय दोस्तों ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड
नॉर्थ। और इस एक्ट को लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा ही पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा ही पारित किया गया था। ध्यान रखना, रेगुलेटिव एक्ट क्वेश्चन आ सकता है, किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया? 1773, 21 जून 1773 को। कब किया गया था? 21 जून 1773 ईस्वी को भारत में रेगुलेटिव एक्ट पारित किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ, जो उस समय कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब बात आती है दोस्तों, इस एक्ट को पारित करने के और भी क्या कारण थे? देखो, और कुछ कारण मैं आपको बताऊं। एक कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस कारण उचित रूप से कर व्यवस्था में बदलाव करने पड़े थे। क्योंकि जिस हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को डेवलप किया था, वो डेवलप बरकरार नहीं रख पाई। लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति गिर रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, ऊपर से ब्रिटिश क्राउन का भी दबाव लगातार बढ़ रहा था। तो उस कंपनी में कुछ बदलाव चाहिए थे। क्या चाहिए थे? कुछ बदलाव। और इन्हीं बदलावों को करने के लिए 21 जून 1773 को क्या पारित किया गया? रेगुलेटिव एक्ट। और इस रेगुलेटिव एक्ट के तहत एक बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? कि जो मैंने आपको 1713 के एक्ट में बताया था कि मद्रास, बंबई और बंगाल में एक एक गवर्नर नियुक्त किया गया था ना, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर है, कौन है? बंगाल का जो गवर्नर है, अब उस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। किसका पद दे दिया गया? गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। मतलब बंगाल का जो गवर्नर है, अब वो गवर्नर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। उनके बारे में भी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, आगे बात करेंगे अपन। भारत का, वो सॉरी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। इस गवर्नर को ही क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल, जिसके तहत अब जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं, ये दोनों गवर्नर किसके अंडर में आ गए? बंगाल के। मतलब अब अगर मद्रास और बंबई के गवर्नर को कोई भी कानून बनाना है, कोई भी अपनी योजना बनानी है, या कोई भी उनको एक तरह से कार्य करना है, तो पहले उनको किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? बंगाल के गवर्नर जनरल की। मुख्य रूप से अब बंगाल का गवर्नर जनरल तीनों गवर्नर जनरलों में प्रमुख हो गया। दो, बंबई और मद्रास, ये दोनों किसके अंडर में आ गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल जो शब्द है वो कब प्रयोग में लाया गया? 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के तहत। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है यहां से, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब है शासन का एक स्तर पे ना होके दो स्तरों से संचालन किया जाना। तो दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहली बार द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन ये भी आता है, द्वैध शासन व्यवस्था का जनक, द्वैध शासन व्यवस्था का जनक किसे बोला जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, द्वैध शासन व्यवस्था का जनक बोला जाता है लियोनार्ड कार्टेज। किसे बोला जाता है? लियोनार्ड कार्टेज को किसका जनक बोला जाता है? द्वैध शासन व्यवस्था का जनक। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा किया गया एक और कार्य है, बंगाल के गवर्नर को क्या बोला गया? गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। और इसी एक्ट के द्वारा भारत की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए 1774 में कहां पर? बंगाल के कलकत्ता शहर में। कहां पर? कलकत्ता शहर में किसकी स्थापना की गई? एक उच्च न्यायालय की स्थापना। किसकी स्थापना? ये वर्तमान का जैसा उच्च न्यायालय नहीं था, उस समय का एक नॉर्मल कोर्ट था,
वर्तमान उच्च न्यायालय जैसा नहीं है, उस समय के एक कॉमन लॉ कोड जैसा था, जिसकी स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी। किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा। और इस देखो एक बात ध्यान रखना, उच्च न्यायालय बना है तो कोई ना कोई इसका मुख्य न्यायाधीश भी तो होगा कि नहीं होगा? इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। कौन थे? एलिजा एम्पे। तो भारत के प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो कि कलकत्ता में बने 1774 के पहले उच्च न्यायालय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। कौन थे दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश। अब देखो दोस्तों, जब मुख्य न्यायाधीश हैं तो इस मुख्य न्यायाधीश की मदद के लिए कुछ 3 न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे। जैसे एक का नाम है चैम्बर्स, एक का नाम है लेविस्टन और एक का नाम है हाइड। ये तीनों कौन है? ये तीनों है ओनली न्यायाधीश। कौन है? तीनों न्यायाधीश। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे मुख्य है। अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेविस्टन और हाइड। अब देखो दोस्तों, एलिजा एम्पे के बारे में आपको एक बात बता रहा हूं। एलिजा एम्पे और वारेन हेस्टिंग्स दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, अच्छी दोस्ती थी दोनों। एक बार क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कहने पर एलिजा एम्पे ने एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। किसकी सजा सुना दी? फांसी की सजा सुना दी। अब फांसी की सजा जब सुनाई गई तो वो व्यक्ति निर्दोष था, और जब इस बात की पता ब्रिटिश क्राउन को लगी तो उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स को इंग्लैंड बुलाकर, ब्रिटेन बुलाकर उनके ऊपर केस भी चलाया था। क्या चलाया था? कहते हैं एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि उनको कुछ कार्यों के लिए प्रतिबंधित भी किया गया था। कुल मिलाकर उनको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। किनको? वारेन हेस्टिंग्स को। महाभियोग प्रक्रिया के तहत कुछ ऐसी प्रक्रिया थी जिसके तहत वारेन हेस्टिंग्स पे केस लगा था इस एलिजा एम्पे द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को सजा सुनाने के कारण। दूसरा, इस रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, जो भी ब्रिटिश अधिकारी हैं, वो किसी भी प्रकार की गिफ्ट, किसी भी प्रकार के उपहार भारत के लोगों से नहीं ले सकते। ये कानून भी बनाया गया था कि अगर कोई भी ब्रिटिश अधिकारी किसी भी भारत के व्यक्ति से, मैंने बताया था वो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, तो कोई भी अगर ब्रिटिश अधिकारी भारत के किसी भी व्यक्ति से कोई भी पैसा लेता है, उपहार लेता है, तो उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत दंडित भी किया जाएगा। ये प्रावधान भी रेगुलेटिव एक्ट के तहत था। तो दोस्तों, ये बात हो गई आज हमारे संविधान से लेकर और उसकी रेगुलेटरी एक्ट तक की प्रक्रिया की। अब इससे आगे जो भी आपके एक्ट हैं 1773 के बाद 1781, 81, 82, 1713, 1813, 1833 के अंतर्गत जो भी एक्ट आएंगे उन सब की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने सब आपको क्लियर करा दिए हैं, और मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपकी समझ में ना आया हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।